हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। इस वीडियो में हम बात करेंगे CDS फर्स्ट 2024 की नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है CDS सेकंड 2023 का एग्ज़ाम जो वो ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, जिनको लगता है एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ के साथ जो पहली बार CDS 24 में फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा 24 का उसमें बैठने वाले हैं, उनको भी ये क्यूरियोसिटी है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, क्या लास्ट डेट है, एग्ज़ाम की डेट, इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सिलेबस जानेंगे, एज क्राइटेरिया जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम है CDS फर्स्ट 2024 का, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। इसी वजह से हमने इस एग्ज़ाम के लिए अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है CDS फर्स्ट 2024 के लिए। GK और इंग्लिश दोनों ही इस कोर्स में एक साथ कवर किए जाएंगे। GK जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है एस्पिरेंट्स को CDS का, उसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिंसियर वे में कवर करते हैं। इसमें पेपर 1 जो कि इंग्लिश, पेपर 2 जो कि GK है, दोनों को कवर किया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, साथ के साथ आपके डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। मैं इसमें हर एक स्टूडेंट को पर्सनली मेंटर करूंगा। फ़ोन पर बात करना अलाउड होगा, आप मुझसे कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। 100 सीट्स रखे हैं, इसी वजह से मैंने इस बैच में रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, अनलिमिटेड टाइम आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर होगा जो भी UPSC अभी फॉलो कर रही है। करंट अफेयर काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स के साथ आपको फ्री मिलेगी। द्विज एजुकेशन आपको ऐप डाउनलोड करना है। डिफेंस साधना द्विज एजुकेशन का ही एक पार्ट है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कोर्स के बारे में, या कोई भी डाउट आपका एग्जाम के बारे में। 8477850042 ये मेरा नंबर है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, वहाँ पर मैं सारी अपडेट्स आपको शेयर करूँगा और क्विज भी पोस्ट करता रहूँगा CDS से रिलेटेड। मेरा नाम है अनिल चौधरी, ये मेरे बारे में है। UPSC CDS एग्जाम्स को मैंने 6 टाइम क्वालिफाई किया है। मैंने CGL 2022 में भी सिलेक्शन लिया है, CHSL 2022 में भी सिलेक्शन लिया है, RRB NTPC एग्जाम को क्वालिफाई किया है, RPF एयरफोर्स एग्जाम। तो ये सभी जो अराउंड 11 एग्जाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं अभी तक। तो क्रेडिबिलिटी के लिए आप ये सारी चेंज हो वो देख सकते हैं। एजेंडा क्या है इस वीडियो का, एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो एग्जाम डेट को यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम डेट जो 21 अप्रैल 21 अप्रैल 2024 को संडे के दिन आपका एग्जाम लेगी UPSC। एग्जाम डेट क्लियर हो गई है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, मतलब फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 दिसंबर 2023 20 दिसंबर 2023 से आपके जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने महीने बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एक इलाइट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। लास्ट डेट जो रहती है वो क्या, 1 महीने तक जो है लगभग आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो मानिए कि आपकी लास्ट डेट जो है 20 दिन, जैसे कि 9 जनवरी 2024 तक आप जो है फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। तो 20 से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे 20 दिसंबर से, और 9 जनवरी 2024 तक 9 जनवरी 2024 21 अप्रैल 2024 का आपका एग्जाम होगा। कंडीशंस क्या हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, एज आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसमें हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, स्कीम क्या होनी चाहिए एग्जाम की, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस रहता है, इस बारे में जानकारी लेंगे। एलिजिबिलिटी की कंडीशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले नेशनलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ सिटीजन्स ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल, जो नेपाल के सिटीजन है, जो इंडिया के सिटीजन है, दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन ओरिजिन के लोग जो कि माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम, यहाँ से आए हैं इंडिया में परमानेंटली सेटल करने के लिए, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड, ये जो 2 कैटेगरी हैं, नेपाल के सब्जेक्ट और इंडियन ओरिजिन के जो भी हैं बाहर से आए हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट लेना होगा रिटन में कि वो UPSC के एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो परमिशन लेनी है वो नेपाल के गोरखा जो हैं उनको लेना नेसेसरी नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं, इंडियन सिटीजन्स हो, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में और मैरिटल स्टेटस के बारे में।
तो मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन मेल कैंडिडेट जो हैं उनको अनमैरिड होना ज़रूरी है। वो अगर मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं या फिर विडो हैं तो वो उनको अनमैरिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मेल कैंडिडेट डाइवोर्सी हैं या फिर डिवोर्सी हैं, डाइवोर्सी हैं या फिर कहेंगे कि विडोअर हैं, तो उनको अनमैरिड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट अगर डाइवोर्सी हैं या फिर विडो हैं तो उनको अनमैरिड ट्रीट किया जाएगा। अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल की शादी कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और फीमेल का करंटली कोई भी मैरिड पार्टनर नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया मैरिटल स्टेटस के बारे में। अब बात करेंगे एज की। तो ये जो एग्जाम है सीडीएस का, इसको मान के चलिए कि 4 फॉर्मेट में होता है। एक तो हो गया आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एक हो गया आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी, एक हो गया एएफए, एयर फोर्स एकेडमी, और चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो भी अप्लाई कर पाती हैं। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। आईएमए से स्टार्ट करते हैं एज के इश्यू को लेकर। आईएमए जो 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट जो मेल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर उनका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले हुआ है तो वो इस एग्जाम में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से? 2 जनवरी 2001, अगर इससे पहले आपका जन्म हुआ है, जैसे कि आपका जन्म हुआ है 1 जनवरी 2001, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका जन्म हुआ है 2000 में, 31 दिसंबर 2000, तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। कब तक अप्लाई कर पाएंगे? अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद अगर नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 1 जनवरी 2006, इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपका जन्म हुआ 2 जनवरी 2006 को, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बीच में जो भी लोग आएंगे, और इंक्लूडेड 2 जैन और यहाँ पर इंक्लूडेड 1 जैन, इस पीरियड में जो भी कैंडिडेट आएंगे वो अप्लाई कर पा रहे होंगे आईएमए के लिए, साथ के साथ आईएनए के लिए, दोनों के लिए। तो आगे और बाद का ये आपको समझ में आ गया कि इससे पहले क्या है और इससे बाद का मतलब क्या है। अब इसी तरीके से समझाऊंगा मैं एयरफोर्स एकेडमी का। एयरफोर्स एकेडमी के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले ना हुआ हो, मतलब 2 जनवरी को इंक्लूड करके और 2001 के बाद में ही हुआ होना चाहिए, ठीक है। और कब तक का चल जाएगा? ये चल जाएगा आपका 1 जनवरी 2005, ठीक। 2005 तक आपका जन्म हुआ होगा तो आपका ये चल जाएगा। मतलब ये हो गया कि 2006, 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, या फिर कहेंगे कि आप 1 साल बाद तक अप्लाई कर पाते हैं आईएमए के लिए। एयरफोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ दिन का इंतजार करना पड़ता है, इस तरीके से मान के चलिए। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साथ के साथ आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है जो कि डीजीसीए के द्वारा इश्यू किया गया है, तो आपको 2 साल की रिबेट मिलती है। तो ये जो कहेंगे कि लास्ट जो डेट रहती है आपके वर्थ की, वो 2 जनवरी 199, ठीक है, 1999 के बाद से, और कब तक? 1 जनवरी 2005। इसके बीच में अगर आपका जन्म कहीं भी हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? कमर्शियल पायलट लाइसेंस डीजीसीए के द्वारा इश्यू किया गया। ओटीए के लिए इसमें भी थोड़ी सी आपको रिबेट मिलेगी 1 साल की, एज कंपेयर टू आईएमए। तो आपका जन्म जो है 2 जनवरी 2000 के बाद हुआ होना चाहिए। अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जन्म हुआ है 1999 में अगर आपका जन्म हुआ है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 99 में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद से कब तक? 1 जनवरी 2006 तक, अगर इस बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप ओटीए के लिए अप्लाई कर पा रहे होंगे। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैरिज वाला इश्यू जो रिजॉल्व होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे।
IMA के लिए कोई भी डिग्री आपके पास होगी वो चल जाएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, कोई भी हो, BA, BSc, B.Ed, B.Tech कुछ भी हो, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। INA के लिए इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में बात करूं, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, BE हो, B.Tech हो, कुछ भी हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर इक्विवेलेंट हो। एयरफोर्स के लिए आपके पास डिग्री तो कोई भी हो, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में की है, फर्क नहीं पड़ता है, किसके लिए, एयरफोर्स के लिए बता रहा हूं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रहा होना चाहिए। 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री चलेगी। OTA के लिए भी सेम है कि आपके पास कोई भी डिग्री हो आप अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट केवल और केवल OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। फी जो है वो 200 है, किस किस के लिए है, ये जनरल या फिर कहेंगे UR, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए ये फी है। SC ST के कैंडिडेट, साथ के साथ फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको फी पे करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड हैं ये फी से। स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की, किस तरीके से आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है, तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और GK, या फिर दूसरी भाषा में क्या कहूँगा मैं कि OTA जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, अब उसमें मेल अप्लाई करें या फिर फीमेल अप्लाई करें, उनके लिए केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं, वो है इंग्लिश और GK। इंग्लिश में 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा एंड 120 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस 120 होंगे, मार्क्स 100 होंगे। GK में सेम है, क्वेश्चंस 120 होंगे और मार्क्स जो है वो 100 होंगे, और इसकी भी जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे ही होगा। ये OTA के लिए हो गया। IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी, इनके लिए ये 2 सब्जेक्ट तो हैं ही, इंग्लिश और GK, साथ के साथ इसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और आपका ऐड हो जाएगा, इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे, 100 मार्क्स का होगा ये एग्जाम भी, लेकिन इसमें केवल और केवल 100 क्वेश्चंस ही होंगे। मैथमेटिक्स का लेवल जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही होता है, लेकिन इसमें आपकी कोर मैथमेटिक्स पूछी जाती है 9th एंड 10th से। 9th एंड 10th की जो NCERT होती है वहाँ से कोर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, क्योंकि मैथ्स के पेपर को लेके बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको NCERT एक बार पढ़नी होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये हो गया स्कीम के बारे में। अभी हाइट का इश्यू मैंने रिजॉल्व नहीं किया है, तो मेल कैंडिडेट को कम से कम हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन हिली एरियाज में जो स्टेट हैं, गढ़वाल, कुमायूं, ये सब एरिया जो हैं वहाँ पर 5 सेंटीमीटर की रिबेट मिलती है, तो हिली एरिया के लिए ये 152 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेल के लिए बताया मैंने। अभी फीमेल के बारे में बात करूंगा, तो नॉर्मली तो 152 हाइट होनी चाहिए हर एक फीमेल की, लेकिन हिली एरिया के लिए ये 4 सेंटीमीटर की आपको रिबेट देंगे, और ये 148 सेंटीमीटर हिली एरिया में आपकी होनी चाहिए हाइट। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब केवल एक चीज़ बाकी है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है, और वो ये चीज़ है कि मैंने अभी आपको मेडिकल के बारे में नहीं बताया। तो मेडिकल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में अलग से बनाऊंगा, किस तरीके से आपका मेडिकल होता है, SSB होता है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो मैंने बताया था कमर्शियल पायलट लाइसेंस का। अब ये जो एज जो है इनकी 26 तक पहुंच जाती है, तो ये 25 ईयर्स तक जो भी अनमैरिड हैं वो ठीक है, लेकिन कोई 25 ईयर्स से ज़्यादा के हैं कैंडिडेट और वो मैरिड हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए 25 ईयर्स तक, 25 साल तक शादी नहीं होनी चाहिए। ये है, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर कीजिए, जिससे कि कोई भी कैंडिडेट अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करे। एग्जाम की डेट पता हो, किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जिसमें स्ट्रेटजी, डिटेल्ड सिलेबस, कट ऑफ क्या रहती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।